Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So आज आप लोगों की इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि जर्मन लैंग्वेज में कितने लेवल्स होते हैं, कहाँ पे एग्जाम्स देने होते हैं एंड कितने लेवल्स के बाद जॉब लग जाती हैं, क्या बेनिफिट्स होता है, किस किस लाइन में जा सकते हो, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास भी होंगे। तो आप लोग इजीली मेरे से आज की क्लास में जितने भी डाउट्स हैं बेसिक लैंग्वेज को लेकर कि हमें करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए वगैरह, ये सब टाइप के क्वेश्चन आज आप पूछ सकते हो। एंड आज हम लोग अल्फाबेट से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीकेंड से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग अभी के लिए अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए, जब मैं आपको बोलूंगा तब आप लोग आराम से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप लोगों की ये जो क्लासेस है ये रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। एंड आपका जो टाइमिंग है ये यही रहेगा, सैटरडे संडे 11 AM। जो भी इस टाइमिंग को लेकर कंफर्टेबल नहीं है वो आराम से रिकॉर्डिंग देख सकता है। सेम डे जिस भी दिन आपकी क्लास होगी उसी दिन शाम तक आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो हमारी जो जर्मन लैंग्वेज है इसमें टोटल 6 लेवल्स हैं। A1, A2, B1, B2, C1 एंड C। एंड इसमें जो लास्ट के 3 लेवल्स हैं ये फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइडेड है, तो टेक्निकली जाके हमारे पास 9 लेवल्स हो जाते हैं। B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.1 एंड C2.2। आपके लेकिन जो ये लेवल्स हैं इनके एग्जाम आपके सिंगल सिंगल होंगे। A1 का एक बार होगा, A2 का, B1 का, एंड ऐसा नहीं है कि आपका B2.1 और B2.2 का एग्जाम अलग अलग होगा, आपका एग्जाम इनका कंबाइंड ही होगा। इसी तरीके से C1 का एक सिंगल एग्जाम होगा और C2 का भी एक सिंगल एग्जाम होगा। अब ये एग्जाम्स आपके होते हैं मैक्स मिलर भवन। मैक्स मिलर भवन एम्बेसी सर्टिफाइड एक इंस्टीट्यूट है जो कि आपका कनॉट प्लेस में पड़ता है, ठीक है। आप लोग कहीं से भी पढ़कर यहाँ पर डायरेक्ट जाकर एग्जाम दे सकते हो एंड आपकी पढ़ाई इक्विवेलेंट मानी जाएगी कि आप एम्बेसी से पढ़े हो अगर आपने इनका सर्टिफिकेट ले लिया तो। यहाँ पर हर एक एग्जाम की एक्सटर्नल फीस होती है। A1 और A2 का एग्जाम अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार रुपए का एक एग्जाम फीस है। एंड उसके बाद B1 ऑनवर्ड C2 का आपकी हर एग्जाम की फीस है 11,700 रुपए, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट एम्बेसी में ही पे करनी होती है एंड वहीं पर जाकर आपका CP में एग्जाम होगा। एग्जाम के अगर हम लेवल्स की बात करें तो जो आपका हर लेवल है उसमें 4 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में पहली चीज आएगी हमारे पास हियरन। हियरन एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है हियरिंग, ठीक है। तो आपका हियरिंग एग्जाम होगा 25 मार्क्स का A1 में, ये भी A1 के लिए बता रहा हूँ आपको। 25 मार्क्स का आपका होगा लेजन। लेजन का मतलब होता है रीडिंग। 25 का होगा
एक्सप्रेशन मतलब कि स्पीकिंग, एंड 25 मार्क्स का आपका होगा श्राइबल। यानी कि राइटिंग। तो टोटल आपको आउट ऑफ 100 60 मार्क्स लाने हैं टू पास। अब ये 60 आप A1 के अंदर कैसे भी ला सकते हो सकता है आप इन दोनों में 20-20 ले आओ, इसमें 10-10 ले आओ, या इनमें 25-25 ले आओ, बाकी में 5-5 ले आओ, तो भी आप पास हो जाओगे इन A1। बट B1 ऑनवर्ड्स ऐसा नहीं होगा, ठीक है। B1 में इन चारों का जो एग्जाम है वो इंडिविजुअली 100 मार्क्स का होगा। और आपको हर एक में 60 लाने होंगे एटलीस्ट पास होने के लिए। बट इन एग्जाम्स में आपके लिए एक प्रेफरेंस हो जाती है, एक अच्छी बात हो जाती है, अगर आपको लगता है कि अभी आप सिर्फ लिख पा रहे हो और बोल पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, लेकिन सुन नहीं पा रहे, सुनने में अगर आपको लगता है कि जर्मन्स जो है वो अपनी लैंग्वेज बहुत फास्ट फास्ट बोल रहे हैं, तो आप बाकी 3 का एग्जाम दे सकते हो। फिर आपको लगता है कि हमें एक एक करके एग्जाम देना है, तो आप एक एक करके चारों का एग्जाम अलग अलग भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B1 ऑनवर्ड्स, ठीक है, उससे पहले आपको अलग अलग देने पड़ेंगे, मतलब एक साथ देने पड़ेंगे। एंड एक अच्छी चीज और है, अगर ये आपके पैसे बचाने के लिए होते हैं बेसिकली, A1 और A2 का एग्जाम आप ना देना चाहो तो आप डायरेक्ट B1 का एग्जाम भी दे सकते हो, हायर लेवल का। कंपलसरी नहीं है कि आप A1 और A2 का एग्जाम दो। तो इसमें आपकी फीस जो अप्रोक्सीमेटली 15-16 हज़ार रुपये आपके बच जाते हैं। एंड B1 ऑनवर्ड आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो। B1 का एग्जाम भी ऐसा जरूरी नहीं है कि B1 का भी देना ही देना है, आप जितना हायर लेवल चाहो आप चाहो तो डायरेक्ट C2 का एग्जाम भी दे सकते हो। बट B1 का एग्जाम देना प्रेफर्ड माना जाता है, क्योंकि B1 के एग्जाम के बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कोई भी कंपनी B1 के बाद आपको उठाना शुरू कर देती है। B1 में आपका जो पैटर्न है वो पूरा चेंज होता है, और B1 में ही आप आराम से जर्मन फ्रीक्वेंटली बोलना शुरू कर सकते हो, समझना शुरू कर सकते हो। कोई बोलेगा तो आप उससे आराम से कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। तो B1 का एग्जाम देना इसलिए एक बेंचमार्क जरूरी पड़ जाता है कि हमें अपनी कैपेबिलिटी भी पता चल जाती है एंड हम लोगों की एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाती है फॉर फ्यूचर। अब हम बात करें अगर जर्मन लैंग्वेज के स्कोप की, तो यहाँ पर ना 2 तरीके का स्कोप है। एक है एज प्रोफेशनल, या फिर एज लैंग्वेज। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे प्रोफेशन में होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तब भी जाकर वो जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो जर्मन स्पीकिंग प्रोफेशनल्स को हायर करती है, उस कंपैरेटिवली उनको ज्यादा पे मिलता है, या फिर वो उस कंट्री में जाकर जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है एंड आप उसके साथ जर्मन सीखना चाहते हो उस कंट्री में, या फिर जर्मन किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। या फिर अगर आपका नॉर्मल आपको लगता है कि जिस भी आप करियर में हो, या फिर अभी तक आपने कोई करियर चूज नहीं करा, तो एज ए लैंग्वेज में आपका करियर चल जाता है, क्योंकि काफी सारी जगहों पर आज के डेट में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेजॉन, लुफ्थांजा एयरलाइंस, ओयो, ऐसी जोमेटो, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो लैंग्वेज प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, क्योंकि इनके इंडिया से बाहर भी क्लाइंट्स होते हैं, वहां पर इनको सर्व करना होता है, एंड उसके लिए उनको ट्रांसलेटर्स की या फिर कन्वर्टर्स की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। तो दोनों तरीकों में आप अपनी जॉब्स कर सकते हो। इसके अलावा टीचिंग लाइन में जा सकते हो, टूरिज्म में जा सकते हो, तो बहुत सारी फील्ड्स अपने आप धीरे धीरे खुलती जाती है।
एंड कुछ लोग होते हैं जो जर्मनी जाना भी एस्पायर करते हैं। जर्मनी जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहां पर एजुकेशन फ्री है किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में। आप चाहे वहां पर डॉक्टरी कर लो, चाहे इंजीनियरिंग कर लो, बड़े से बड़ा कोर्स कर लो, जिसकी यहाँ पर करोड़ों रुपए फीस हो, वहां पर वो एकदम आपको फ्री रहेगा। तो किसी भी तरीके की कोई भी इशू इस चीज में या फिर कोई आपका डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो अपने माइक अनम्यूट करके। कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो कि कितने टाइम का कोर्स रहेगा या कुछ। Excuse me, sir. यस। एक्चुअली सर मेरा डाउट ये है जैसे कि हमें यहाँ पर कितने लेवल सिखाए जाएंगे? देखिए यहाँ पर आपको B1 तक करवाया जाएगा जितने आपकी मिनिमम जॉब रिक्वायरमेंट है। ओके सर, थैंक यू सो मच। और सर ये कोर्स कितने टाइम का होगा, मतलब ड्यूरेशन क्या होगी कोर्स? आपका हर एक लेवल अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मंथ्स लेगा। A1 2 से 3 मंथ्स, A2 2 से 3 मंथ्स एंड B1 भी 2 से 3 मंथ्स। टोटल आपका जो कोर्स रहेगा वो 6 से 8 मंथ्स में B1 तक का हो जाएगा। हम लोगों का मेन मोटिव यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब लगवा सकें। Excuse me, sir. ये सर जर्मनी में एजुकेशन लेने के लिए भी B1 मिनिमम क्राइटेरिया है या उससे ज्यादा का होता है? आपको B2 चाहिए होगा। ठीक है, ओके। मिनिमम क्राइटेरिया अगर हम ऑन पेपर की बात करें तो ऑन पेपर तो आपका B1 ही है। अगर आप B1 क्लियर कर लो तो आप जा सकते हो जर्मनी, एडमिशन ले सकते हो। बट द पॉइंट इज कि वहां पर ना आपको जर्मन मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश या हिंदी का यूज नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इसलिए आपको B2 प्रेफर करी जाती है क्योंकि आप सुन के एटलीस्ट वो चीज समझ तो पाओ। और किसी को कुछ पूछना है क्या? सर बट जैसा मैंने पढ़ा है कि मतलब वहाँ पे इंग्लिश में भी स्टडीज करवाते हैं कॉलेजेस। बिल्कुल करवाते हैं बट एजुकेशन फ्री नहीं होगी। ओके। ठीक है ना, वो फ्री लाइक एजुकेशन। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के कॉलेजेस होते हैं ना वहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज करवाती हैं एंड जर्मन मीडियम में कराते हैं वही कोर्सेज फ्री रहते हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनका कल्चर एक्सपैंड हो, उनकी लैंग्वेज एक्सपैंड हो। उनको प्राउड होता है, उनको अच्छा फील होता है जब कोई और हम्म। करता है और उसको सीखता है। तो इसीलिए वो लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जर्मन सीखें और ज्यादा से ज्यादा जर्मन कल्चर को अडॉप्ट करें। ओके। और किसी को कुछ पूछना है क्या? No, sir. चलो ठीक है, तो फिर हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अल्फाबेट्स कवर करेंगे। ये जो भी चीज नोट करोगे ना उसको प्लीज एज इट इज करना क्योंकि एक अगर आप कैपिटल या स्मॉल लेटर की भी गलती कर दोगे तो बिल्कुल मतलब बदल जाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ठीक है, यहाँ पर अगर ये जो स्मॉल ए और कैपिटल ए है इससे क्या फर्क पड़ेगा? स्मॉल ए का मतलब आपका इंग्लिश वाला आम है यानी कि बाजू, लेकिन कैपिटल ए वाले आम का मतलब होता है पुअर। तो एक छोटी सी गलती से पूरी चीज बदल सकती है। तो प्लीज एज इट इज नोट करना, हल्की सी भी कैपिटल या स्मॉल की स्पेशली बिल्कुल गलती मत करना इसमें। ठीक है, अगर हैंडराइटिंग में कुछ इश्यू हो तो प्लीज मेरे को एक बार बोल के पूछ लेना। सर हम्म, ये अल्फाबेट से पहले क्या लिखा है? दास, DAS। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है द। ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश में हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26. 26. 26। ठीक है, तो जर्मन में वही 26 अल्फाबेट्स
प्लस में सिर्फ 4 नए अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, नॉर्मल A to Z जो होता है, ठीक है, एंड उसके बाद क्या होते हैं, ये 4 अल्फाबेट्स हैं नए। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं कि इन चारों को बोलते क्या, इनके मतलब वर्ड्स देखते हैं, एंड उसके बाद इनकी प्रोनाउंसिएशंस देखेंगे। तो ये जो वर्ड है इसको कहा जाता है एस्ट सेट, ठीक है। एंड तो ये जो 2 डॉट्स है ना ऊपर, इसको कहा जाता है उमलाउट, ठीक है। एंड एक जर्मन वर्ड होता है मिट, मिट का मतलब होता है विथ, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, ए मिट उमलाउट, यानी कि ए विद उमलाउट, ठीक है। ये क्या हो गया, ओ यानी कि ओ। एंड इसी तरीके से मिट उमलाउट, यानी कि यू विद उमलाउट। तो ये हमारे 4 नए अल्फाबेट्स हैं। अब हम लोग ना इनकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि इन वर्ड्स को, अब ऑब्वियसली फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे तो सेम इंग्लिश जैसी, तो उसका फायदा क्या होगा सीखने का। ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन को जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है डी आउस्प्राको, बोलिए दक्ष। सर आपने ये जो ऊपर प्रोनाउंसिएशन के ऊपर एएस क्या लिखा है? एएस लिखा है एज लेटर्स, यानी कि ये जो प्रोनाउंसिएशन है जब एज लेटर्स होगी तब होगी, जब वर्ड्स में आएगी तो प्रोनाउंसिएशन अलग होगी इनकी। ओके, और साथ में ये जो DIE एस परचेज का लिखा है, कहाँ पे, ये इसके साथ में प्रोनाउंसिएशन डी के के बाद। साथ,
ये लिखा आउसप्राche, ये जर्मन वर्ड है प्रोनाउंसिएशन के लिए। प्रोनाउंसिएशन को आउसप्राche कहा जाता है जर्मन में। ओके। तो ये नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक एक प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ कि कैसे होगी। अभी सबकी प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, बेटा मैं एक साथ आप लोग नोट कर लीजिए पहले। सर
यहाँ पे क्यू के आगे के बाद के यू है क्या? हम्म नोट कर लिया क्या सब लोगों ने? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग प्रोनाउंसिएशंस देखते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन को सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन का जर्मन वर्ड होता है Aussprache। Aussprache। एंड अब अल्फाबेट्स पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग जो जो मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना, बट अपना माइक म्यूट ही रखना ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, बट स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर मी। ए, आ, बी, बे, सी, से, डी, डे, ई, ए, एफ, एफ, जी, गे, एच, हा, आई, ई, एक्सक्यूज मी सर, तो ये एच की प्रोनाउंसिएशन में एच साइलेंट है? किसमें? एच की प्रोनाउंसिएशन आ है, हाँ नहीं, एच नहीं, हाँ साइलेंट है। हाँ हाँ। हाँ ओके। सर जो इसमें के बाद एल है उसमें ये एल बना रखे हैं। एल है बेटा, स्मॉल एल। ओके सर। जे, यॉट। के, का। एल, एल। एम, एम। एन, एन। ओ, ओ। पी, पे। क्यू, कू। आर, एर। एस, एस। टी, टी।
यू, हु, वी, फॉ, डब्ल्यू, वे, एक्स, एक्स, वाई, एप्सिलॉन, जेड, टी सेट, उसके बाद एस सेट, आ में टुमलाउट, ओ में टुमलाउट एंड ऊ में टुमलाउट। यहाँ पे मैंने आपको बताया मिट का मतलब क्या है, विद, एंड उमलाउट होते हैं जो हमने ऊपर दो डॉट्स लगाए। तो ए का हमने प्रोनाउंसिएशन आ देखी थी, तो आ मिट उमलाउट। ओ की प्रोनाउंसिएशन ओ ही थी, तो ओ मिट उमलाउट। और यू की प्रोनाउंसिएशन ऊ थी, तो ऊ मिट उमलाउट। ये जो सारे अल्फाबेट्स हैं इनको हम लिखेंगे इसी तरीके से इंग्लिश वाले में, लेकिन जो इनकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो ये वाली रहेगी जो मैंने लिखवाई है इस तरह। सर ये आर पे क्या लिखा है? आर पे लिखा मैंने ई और आर, एर। ई, ई और आर, एर। सर वी की प्रोनाउंसिएशन बताना। किसकी? वी, जी, वी, अच्छा वी, वी इज फॉ। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ऐसे कुछ। ओके थैंक यू। टी, ई की प्रोनाउंसिएशन ए होती है, ए। नो सर, टी, ए, टी की for ई tiger. रहेगी इंग्लिश वाली। सर जेड के बाद जो है एक बार उसकी प्रोनाउंसिएशन बताओ। जेड की है टी सेट, इसको जैसे इंग्लिश में अगर जेड के बाद जो बी, अच्छा जेड के बाद, अच्छा इसको बोलते हैं एस सेट। एस सेट। ठीक है, ये वैसे सर ग्रीक जिसको कहा जाता है बीटा, ठीक है, बट जर्मन लैंग्वेज में इसका प्रोनाउंसिएशन होती है एस्ट सेट। हाँ जी, पूछे कौन बोल रहा था? सर ये जो वी की है उसमें जो एफ है वो बड़ा आएगा ना? देखो ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसमें कैपिटल स्मॉल कुछ नहीं है, आपको बोलना है ऐसे, ये कभी लिखना नहीं है आपको फोटो के लिए, तो आप जैसा मर्जी लिख लीजिए। ओके सर। ये जो हमने डैश के इस तरफ ये जितनी भी यूज करी हैं, ये सब कभी लिखने के लिए यूज नहीं होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशंस हैं, स्लैंग्स हैं, ताकि आपको इजी लैंग्वेज में उसको प्रोनाउंस करना आ जाए। हमने लिखना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला ही है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, नोट भी कर लिया सबने, मैं बोर्ड इरेज कर दूं? तो अब ये जो हमने प्रोनाउंसिएशन देखी थी ना, ये थी एज लेटर्स, यानी कि जब हम लेटर्स पढ़ेंगे तो कैसे प्रोनाउंस किएंगे। लेकिन कुछ ऑलमोस्ट वर्ड्स तो लेटर और वर्ड्स के लिए सेम होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनको अगर हम वर्ड्स में डालते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है। तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो
pronunciation, the Aussprache. ठीक है, अब ये क्या है? as नोट कर लीजिए इसे, फिर इसके बारे में बताता हूँ मैं। सर, जो आपने Yes. प्रोनाउंसिएशन के बाद ब्रैकेट में लिखा है उसकी स्पेलिंग एक बार बताना। किसमें? प्रोनाउंसिएशन के बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। Die Aussprache, यही जो ऊपर लिखा था एग्जैक्टली वर्ड अल्फाबेट्स वाले में, ये प्रोनाउंसिएशन का जर्मन वर्ड है, Aussprache। डी वर्ड के बाद जे वर्ड दिखाइए।
सर यस बेटा, ये जो CH है उसके आगे च ख और श है ना, जी सर यस बेटा, ये IG के बाद क्या फर्स्ट वर्ड क्या है, ये ना आई जी के बाद हमने दो चीजें लिखी है, एक है इश और एक है एग। इंग्लिश में बोलो तो नोटेड सर। नोट हो गया। अब सबसे पहले हम उमलाउट्स वालों की प्रोनाउंसिएशन में फर्क समझते हैं कि उमलाउट लगाने से प्रोनाउंसिएशन में क्या चेंज आता है, एंड उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो वर्ड में लगने के बाद अपने आप को चेंज कर देते हैं। तो नॉर्मल ए की जो साउंड है वो आती है आ, लेकिन जब भी उसमें उमलाउट लग जाता है तो वो ए हो जाती है। अगर हम इसको वर्ड्स में देखें तो क्या है, इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करेंगे हार्ट और इसको करेंगे हेट। फर्क क्या आया, ए विदाउट उमलाउट वाला और उमलाउट वाला, हार्ट हेट, ये फर्क आ रहा है आपके उमलाउट लगने से। अब देखते हैं, ओ विदाउट उमलाउट वाले को ओ ही कहते हैं, लेकिन जब इसमें उमलाउट लग जाता है तो इसको क्या कहते हैं, ई ओ, ईओ। जैसे कि इसमें हम इसको कहेंगे औरांजन, ओ ही आएगा औरांजन। और यहाँ पर कियोनिश, औरांजन कियोनिश, ओ और ईओ। इसी तरीके से यू को प्रोनाउंस करते हैं ऊ, लेकिन यू उमलाउट को करते हैं यू। इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो इसको पढ़ेंगे वूड और इसको व्यूड, ऊ यू, वूड व्यूड। इसी तरीके से अब जहां पे भी ये स्लैश लगे हुए हैं ना, इन स्लैश का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर अल्फाबेट है ये दो तरीके की साउंड्स निकालेगा अलग अलग सिचुएशंस में और अलग अलग तरीके में, और उस वो हमें जो है पढ़ते पढ़ते वोकैबुलरी के साथ लर्न होंगे। इनके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि कहाँ पे कौन सी वाली साउंड आएगी। ठीक है, तो
डी जो है वो ढ की भी साउंड निकालता है एंड ड की भी निकालता है। जैसे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई। तो यानी इससे किसकी साउंड निकाली, इसकी, ड्राई। उसी तरीके से जो जे है ये हमेशा य की साउंड निकालता है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे यार, य, यार। इसी तरीके से जो वी है वो हमेशा फ की साउंड निकालता है। इसको हम पढ़ेंगे फियर। ये क्या साउंड निकालेगा, फ की, फियर। इसी तरीके से जो जेड है ये हमेशा आधा त और पूरा स ये साउंड निकालेगा, स। अगर हम देखें इसको बोलेंगे सेन, सेन। इसी तरीके से ये जो एस सेट है ये हमेशा डबल स की आवाज निकालेगा। जैसे कि इसको हम पढ़ेंगे वाइस, स, वाइस। इसी तरीके से जो सी एच है ये कभी च की साउंड निकालेगा, कभी ख की, कभी श की। जैसे यहाँ पर हमने ये सी एच देखा, तो इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, आउश प्राक ख। तो ये भी क्या साउंड निकाल रहा है, ख की। ठीक है, तो अलग अलग वर्ड्स के साथ कभी ये च की साउंड भी निकालेगा, कभी श की भी निकालेगा। ये हमें कैसे पता चलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम वर्ड्स पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ कि इसमें ये कैसी आवाज निकाल रहा है। अब इन दोनों में ना एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी ई और आई साथ में आता है, ठीक है, ये और आई और ई साथ में आता है, तो जो भी अल्फाबेट बाद में लिखा होता है उसकी साउंड प्रोनाउंस की जाती है। जैसे ई आई लिखा है तो आई की साउंड प्रोनाउंस होगी, आई ई लिखा है तो ई की साउंड प्रोनाउंस होगी। जैसे यहाँ पर ये साथ में आ रहा है ई आई, तो बाद में क्या लिखा हुआ है, आई, तो साउंड किसकी प्रोनाउंस होगी, आई की। तो ये पढ़ा जाएगा वाई स, वाई स। एंड आई जी, तो ये जब आई जी होता है तो या तो ये इश की साउंड निकालता है या फिर इक की। तो जैसे तो लास्ट में आई जी है, इसको हम पढ़ते हैं ज्वान सेश, स्वान सेश। और यहाँ पर भी आई जी है, इसको हम पढ़ते हैं क्योनिक। तो अगेन ये जब भी हम यूज करते जाएंगे तो यूज करने के साथ साथ हमें पता चलता जाएगा कि कौन कैसी साउंड निकालता है। ये प्रोनाउंसिएशंस क्लियर हुई? यस सर। ठीक। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट जो आज हमने करा? तो एक डाउट है फीस से हम्म। रिलेटेड वो एग्जाम की। तो जो आपने बताया कि B1 से लेके B1 ऑनवर्ड्स 4 एग्जाम्स होते हैं, तो उनकी बिल्कुल अलग अलग फीस होगी सबकी 11,000, रीडिंग की भी, राइटिंग की भी? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक लेवल की 11,700 फीस है। पर्टिकुलर लेवल की B1 की इतनी, फिर B2 की इतनी, फिर C1 की इतनी, ऐसे। हाँ, तो उसमें 4 एग्जाम थे ना, तो चारों एग्जाम की 11,000 है। नहीं नहीं, चारों की मिला के 11,700 है। अगर ओके। तो अलग अलग लेते हो तो 36 से 3700 पर एग्जाम पड़ती है। एंड आप चाहो तो वो अलग अलग भी दे सकते हो। जैसे अगर आपने पहले हियरिंग के एग्जाम दिया तो आपने हियरिंग के पैसे दे दिए, फिर एक महीने रुक के आपने राइटिंग का दिया, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कोई इशू, कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना हो? ठीक है, फिर ये हमारी आज की इंट्रोडक्टरी क्लास हम यहीं तक की रखते हैं। एंड
नेक्स्ट क्लास आपकी वही सैटरडे होगी, सैटरडे संडे सेम टाइम। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग।